नमस्कार। आज है ना हम सिल्वर के बारे में बात करेंगे। मुझे काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही है कि सिल्वर में क्या करना चाहिए। और लोगों में ना एक फोमो बढ़ता हुआ दिख रहा है कि लोग सोच रहे हैं कि सिल्वर में मैं अगर रैली मिस कर दूं तो क्या होगा। तो सिल्वर जब हम बात करें 2.5 लाख रुपए का हो गया है। और अगर एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर अगर हम बात करते हैं तो सिल्वर 1 लाख के आसपास चल रहा था 2025 के शुरू होते होते। तो मोटा मोटी 2-2.5x की एक बड़ी रैली आ चुकी है सिल्वर में। और अभी जो सिल्वर में हो रहा है वो प्योरली मुझे लग रहा है शॉर्ट स्क्वीज हो रहा है। क्योंकि अगर आप सिल्वर देखो तो एक कमोडिटी एक्सचेंज है, उसने अपना जो मार्जिन जो है वो बढ़ा दिया है। तो उसके चलते जिन्होंने शॉर्ट करके ऑलरेडी रखा हुआ था उनको जो है वो मार्जिन ज़्यादा देना पड़ा। तो उसके चलते क्या हो गया कि जो मार्जिन था वो बढ़ गया, तो जिन्होंने शॉर्ट करके रखा था उनको ज़्यादा मार्जिन देने की अभी ज़रूरत आ गई। तो एक्सचेंज जो है आके बोल रहे कि भाई आप मार्जिन ज़्यादा दो, नहीं तो आपका जो माल जो है वो बिक जाएगा। तो जिसके पास मार्जिन नहीं है वो अपना माल जो जिसने पहले बेचा था वो खरीद रहा है, तो एक डिमांड आ रही है वहाँ से। और जो है सिल्वर का भाव जो है बढ़ते जा रहा है। दूसरी बात यह है ना कि चाइना ने जो क्या किया है, एक रिस्ट्रिक्शन डाल दिया है कि काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा था सिल्वर। तो चाइना का जो है वो एक रिस्ट्रिक्शन पॉलिसी आ गया है कि टू कंट्रोल द प्राइसेस उन्होंने सिल्वर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाल दिया है। अगर अभी आपको चाइना में आप हो और सिल्वर बाय करना है तो आपको जाके चाइना के जो गवर्नमेंट एजेंसीज है वहाँ की उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। अनलेस अनटिल दे डोंट गिव यू एनी परमिशन आप जाके सिल्वर बाय नहीं कर सकते चाइना में। सो दिस इज़ वन थिंग यू नीड टू कीप एन आई आउट ऑन कि जो सिल्वर जो है उस पर अभी आपको चाइना में जो बहुत बड़ा बाइंग होता था वहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन आ गया है। और तीसरी जो बात चलती है वो है कि सोलार सोलार का भी बहुत बड़ा यूजेज जो है, जो सोलार पैनल जो बनते हैं उसमें भी सिल्वर बहुत ज़्यादा यूज है। तो सिल्वर का एक पेस्ट बनता है, वो पेस्ट जो है वो सोलार के जो पैनल्स होते हैं उसके ऊपर लगाते हैं, वो सर्किटरी जो रहता है उसके ऊपर। और सिल्वर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जितना अच्छा सिल्वर क्वालिटी रहेगा उतना अच्छा जो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन एंड जो ट्रांसमिशन होता है वो बढ़िया हो जाता है। तो उसके चलते अभी हम सबको पता है कि सोलार जो है काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है। इंडिया का भी जो गवर्नमेंट जो है उन्होंने प्लान किया है कि 500 गीगावाट्स जो है उनको रिन्यूएबल पावर से जनरेट करना बाय 2030। एंड लास्टली भी चेक पिछले साल जो था वो 100 गीगावाट्स के भी नीचे अपना जो कैपेसिटी था, प्रोडक्शन था, वो रिन्यूएबल एनर्जी था। तो इसके चलते क्या हो रहा है कि सोलार की भी डिमांड बढ़ रही है, नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस दी वर्ल्ड। इंडिया में भी हम देख रहे हैं कि सोलार जो कंपनीज है उसके नंबर्स बढ़िया आ रहे हैं और जो डिमांड है वो बढ़ते जा रही है। एंड इंडिया स्टिल राइट नाउ दो द पावर कंजम्पशन इज लोएस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड इन डेवलप इकोनॉमीज। सो अपना पर कैपिटा पावर कंजम्पशन कम है एंड विथ पैसेज ऑफ टाइम अपना कैपेसिटी जो है वो भी बढ़ेगा, डिमांड भी बढ़ेगा इलेक्ट्रिसिटी का। एंड टू मीट अप विद दैट इंक्रीज डिमांड जो रिन्यूएबल सोर्सेस है वहाँ से नया कैपेसिटी एडिशन होगा, नया फिर वहाँ से पावर जनरेट होगा टू मीट अप द एग्जिस्टिंग एज वेल एज दी अपकमिंग डिमांड। एंड सोलार वन ऑफ द चीपेस्ट बोलते हैं कि वन ऑफ द चीपेस्ट सोर्स ऑफ पावर है। मतलब अग्नि बोलो, सूर्य देवता जो होते हैं वहाँ से आपको सिर्फ आपको पैनल लगा देने ऐसे अपने खिड़की के बाहर या टेरेस पे, और वहाँ से जैसे सूर्य की रोशनी पड़ेगी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहेगी। सो इट्स काइंड ऑफ अ वन टाइम कॉस्ट। एक बार जो हैवी कैपेक्स है वो लगाना रहता है, जो कॉस्ट रहता है वो रहता है। उसके बाद में फिर लाइफ टाइम आपका जो है वो फ्री हो जाता है, जो बिजली होती है फ्री हो जाती है। अभी मैं रिसेंटली गुजरात गया था तो वहाँ पे इवन इन रूरल प्लेसेस, मैं गांव साइड गया था तो वहाँ पे भी लोगों ने अपने सबने अपने छतों के ऊपर सोलर प्लांट लगा दिए। तो लोगों से मैंने बात किया कि भैया अभी सोलर इतना महंगा आपको पड़ रहा नहीं है, 2-2.5 लाख रुपए उसकी जो कॉस्ट है। तो बोलते मतलब 2-2.5 लाख रुपए स्टार्टिंग का खर्चा है, फिर तो लाइफ टाइम जो है वो फ्री होने वाला है। और बात भी सही है उनकी कि अभी 2-2.5 लाख रुपए लगा दो, फिर अपना लाइफ टाइम बैठ के आपका जो भी पावर है वो यूज़ करते रहो। एसी लोग बिंदास चला के रखते हैं, लाइक हर एक रूम के अंदर लोगों ने एसी ला के लगा दिया है। और गर्मियों के सीजन में बिना सोचे लोग बिंदास एसी चलाते हैं और हर एक रूम में एसी चालू रहता है अभी वहाँ पे। सो दे आर लिविंग मोर लग्जरियस लाइफ कंपेयर टू पीपल इन सिटीज़। कि सिटी में क्या होता है कि अगर आप कोई बिल्डिंग में रह रहे हो, रेजिडेंशियल टावर में रह रहे हो, तो आपको सोसाइटी की एनओसी लेनी पड़ती है एंड देन फिर वहाँ पे जाके अलग तामझाम होते हैं। फिर आपको स्पेस की कंस्ट्रेंट होती है क्योंकि एक 30 माले की बिल्डिंग में कितने लोग सोलर पावर लगाएंगे, सोलर प्लांट लगाएंगे ऊपर। जो छत पे अपना जो पैनल रहता है, छत की भी कैपेसिटी कम होती है क्योंकि एक छत है उसके नीचे 30 फ्लोर्स है, तो कितने लोग लगाएंगे, तो एक कंस्टेंट आ जाता है। बट गांव गांव साइड में ऐसा नहीं है। तो आई थिंक सोलर डिमांड इज गोइंग टू बी है। एंड गुजरात गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ये सारे जो गवर्नमेंट्स जो है सोलर को काफ़ी ज़्यादा एक बूस्ट दे रहे हैं ताकि जो डिपेंडेंस ऑन कन्वेंशनल एनर्जी जैसे थर्मल कोल हो गया उसका जो डिपेंडेंस है कम हो जाए। क्योंकि अपना इंडिया का मेजर जो कोल है वो बाहर से आता है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल से हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं जो कोल्स होते हैं वो। तो उसके चलते जो एक रिलायंस रहेगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी का वो ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा।
तो ये बात थी सोलार की, और सोलार का इम्पैक्ट भी आ रहा है सिल्वर के ऊपर, बिकॉज सिल्वर इज वन ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स विच इज़ यूज्ड इन सोलार पैनल्स एंड ऑल। तो एक इंडस्ट्रियल डिमांड भी है, उसके चलते सिल्वर का जो भाव है वो बहुत बढ़ गया है। एंड अगर हम डॉलर में बात करें तो सिल्वर जो है वो आई थिंक $80-85 चलेगा पर आउंस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड लोग बोलते हैं कि अभी सिल्वर में क्या होगा। देखो, देखने जाए तो है ना, सिल्वर में क्या होगा फ्रैंकली बोलो तो किसी को कुछ पता नहीं है कि क्या होगा। ऐसी बातें चलती है कि सिल्वर हो सकता है कि 5 लाख हो जाए इंडिया में। मतलब इंडिया की बात करें तो 2.5 लाख का 5 लाख, तो डबल हो जाएगा यहाँ से, पॉसिबिलिटी है, आई एम नॉट सेइंग कि होगा। तो उसी टर्म्स में जो सिल्वर जो है ना वो हो सकता है डॉलर टर्म्स में वो 200 के आसपास भी जा सकता है। और हमें है ना हिस्ट्री देखनी चाहिए, कोई भी चीज़ अगर आप कोई एसेट स्टडी करते हो तो आपको उसका हिस्ट्री भी देखना चाहिए। तो सिल्वर की अगर हम बात करते हैं तो सिल्वर हैज़ बीन क्वाइट वॉलेटाइल एसेट इन पास्ट टू। 1980s में अगर हम देखते हैं तो 1979 और 1980s में बहुत बड़ा रैली आया था सिल्वर में। मतलब जो चीज़ पहले कुछ $5 की हुआ करती थी वो $50 की हो गई विद इन अ मैटर ऑफ ईयर। और जो 1979 में सिल्वर $5 का था वो $50 हो गया। एंड रैली इतनी बढ़िया है, उसके बाद में क्रैश भी उतना बढ़िया है। जब $50 हो गया 1980s में, अगर आप बाद में थोड़ा सा और 2-3 साल आगे देखते हैं तो सिल्वर वापस से $5 का हो गया था। मतलब 95% का करेक्शन आ गया सिल्वर में। जो $50 का सिल्वर 1980s में ट्रेड करता था वो 1982-83 में जाके वापस से $5 का हो गया। तो जहाँ से शुरू किया था वहीं पे वापस से जाके सिल्वर जो है वो नीचे आ गया। फिर हमने वापस से एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन देखा सिल्वर मार्केट में, और 2010 में एक बुल रन आया। वहाँ पे भी सेम हुआ कि $5 $10 के आसपास सिल्वर चलता था, एंड वहाँ से फिर $50 वापस हो गया। एंड विद इन नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स वापस से सिल्वर जो है वो नीचे गिर गया। आई थिंक $10-15 पे आ गया था वापस से सिल्वर। तो $50 से अगर हम $15 की बात करें, दैट्स अगेन समथिंग अराउंड 85% ऑफ करेक्शन इन सिल्वर प्राइजेस। 70% तो बोल ही सकते हैं, मतलब 70% तो गिर ही गया। तो इतनी बड़ी मूवमेंट आती है, मतलब जो चीज़ $5 की वो $50 आती है, 8-10x मूव आ जाता है, 8 गुना 10 गुना मूव आ जाता है, और वापस से करेक्शन भी जो रहता है वो बड़ा ही होता है 70% का। सो इनहेरेंटली सिल्वर हैज़ बिन क्वाइट अ वॉलेटाइल एसेट कंपेयर टू गोल्ड। गोल्ड इतना वॉलेटाइल नहीं है, मतलब गोल्ड थोड़ा स्टेबल रहता है। गोल्ड उतना भी ज़्यादा नहीं बढ़े और उतना ज़्यादा गिरेगा भी नहीं, बट सिल्वर जब बढ़ता है तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और गिरता है तब बहुत ज़्यादा गिर भी जाता है। सो अगर हम अभी की बात करें तो रैली जो है सिल्वर में वो मोटा मोटी कुछ शुरू हुई थी $20-30 से, अभी $80-85 आ गया। तो क्वाइट पॉसिबल ऐसा होता है कि जब सिल्वर गिरेगा ना तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि वापस से 70% गिर सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि गिरेगा, बट हिस्ट्री अगर इफ इट हैज़ टू रिपीट इटसेल्फ, और लेट्स से अज्यूमिंग कि सिल्वर $200 चले जाता है, जो कि मार्केट में काफ़ी सारे जो सिल्वर एनालिस्ट जो होते हैं, ट्रेडर कम्युनिटी होती है जो प्रेडिक्ट कर रही है, तो वहाँ से फिर अगर $70 का आप कैलकुलेट करते हो तो वापस आपको $30-40 पे आपको गिरा के छोड़ देगा। तो बी वेरी कॉशियस। मतलब जो मूव आने वाले, मुझे ऐसा लगता है सिल्वर में जो भी मूव आएगा, चाहे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, बड़ा मूव आएगा, मतलब वो छोटा मूव नहीं आएगा। सो बेटर टू स्टे अवे। मेरा ऐसा है कि कोई भी चीज़ में बहुत ज़्यादा मूव आने वाला है तो उसमें फिर दूर ही रहना चाहिए, या फिर अपना जो टाइम फ्रेम है वो बढ़ा दो 3 साल 5 साल का। तो वहाँ चलते अगर आपके पास टाइम फ्रेम है देन यू कैन एंड अप मेकिंग मनी। बट सिल्वर में आपको एक और चीज़ में टर्म्स एंड कंडीशन जैसे होता है वैसा एक और चीज़ बता दूँ कि इसमें आपको 3 साल 5 साल में हो सकता है कि वेटिंग जो है बहुत बढ़ जाए। अभी आई थिंक जो सिल्वर ने हाई क्रॉस किया है ना, एंड वन ऑफ द रीजन वाई सिल्वर हैज़ बीन ब्लास्टिंग थ्रू द रूफ, इस पिछले 50 साल का जो है उन्होंने हाई क्रॉस किया। जो 1980s में हाई क्रॉस किया था सिल्वर ने, 50 साल तक वो हाई आया ही नहीं था। और उसके चलते अभी जो सिल्वर का जो भाव आया है वो आफ्टर लॉन्ग 50 years ऑफ कंसोलिडेशन इट हैज़ कम। तो क्या पता कि इसके बाद में भी अगर सिल्वर देखो बहुत ऊपर भाग जाए और जो लोग ऊपर लेके बैठ जाए और फंस जाए अगर, तो कोई गारंटी नहीं है कि 3 से 5 साल में रिकवर हो जाएगा। हो सकता है कि उनको 10, 15, 20, 25 साल रुकना भी पड़े। सो इट्स अ गैम्बल राइट नाउ मुझे लगता है सिल्वर में। पर्सनली मैं तो रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सिल्वर को भी बाय नहीं करूँगा। जो पहले से जिसका लोकेशन है होल्ड करके बैठे, दे कैन होल्ड ऑन टू इट, बट राइट नाउ मुझे रिस्क रिवॉर्ड उतने कोई फेवरेबल खास लगते हैं नहीं। अगेन आई हैव एंड आई रिजर्व राइट टू गो रॉन्ग, बिकॉज यहाँ से भी पॉसिबिलिटी है सिल्वर के ऊपर जाने की। बट अगेन व्हेन यू टॉक अबाउट स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग और कमोडिटी मार्केट, probability plays a big role। तो probabilistically स्पीकिंग और रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे यहाँ पे फ्रेश कैपिटल लगाने में थोड़ी सी झिझक रहेगी। एंड फोमो तो क्लासिक फोमो बिल्ड हो गया, क्योंकि जब सारे लोग आपको पूछते हैं कि सिल्वर में क्या करना चाहिए, कोई भी एसेट क्लास में क्या करना चाहिए, तो समझ जाना चाहिए कि भैया मोटा पैसा बनाने वाले मौका था वो चलेगा, अभी जो पैसा बनाएगा उतना मोटा नहीं बनेगा, छोटा मोटा पैसा बना के लोग निकल जाएगा, फिर फंस जाएगा यहाँ पे। सो आई विल स्टे अवे फ्रॉम सिल्वर। अभी सिल्वर तो है जो है वो मिस हो गया,
तो व्हाट वी कैन बैट ऑन टू। वापस से हम हिस्ट्री का रेफरेंस लेते हैं, जब भी ऐसा कुछ होता है कि जो सॉफ्ट मेटल जैसे अपना सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, उसमें रैली आती है ना, तो उसके बाद में जो रहता है वो कन्वर्ट होता है हार्ड मेटल में। जैसे कि अभी गोल्ड सिल्वर में रैली आ गया, फिर वो पैसा जिन्होंने स्मार्ट मनी ने पैसा बनाया रहेगा वो मूव होता है हार्ड मेटल में। हार्ड मेटल में आपका क्या आता है, जैसे कि जिंक हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम, स्टील, आयरन, ये सारा आपका हार्ड मेटल में आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले साल में 2026 में जो रैली आएगी ना वो हार्ड मेटल में होगी, और आपको ये स्पेस पे काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा मेटल स्पेस पे। और वैल्यूएशन भी काफ़ी रीजनेबल है। अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें, अगर आपको एक्सपोजर लेना है तो आप दो तरीके से एक्सपोजर ले सकते हो, या तो फिर फ्यूचर में आप हार्ड मेटल्स देख लो फ्यूचर, या तो फिर उसके अंडरलाइंग बिजनेस जो है जो ये सब चीज़ में डील करती है, ट्रेडिंग, और या तो फिर यू कैन से कि माइनिंग या मैन्युफैक्चरिंग जो होता है उसमें डील करती है, उसके ऊपर फोकस करो। तो मुझे लगता है कॉपर जो है बहुत अच्छा 2026 में परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि जो कॉपर है उसकी भी इंडस्ट्रियल यूजेज जो है वो बहुत बढ़िया है। एल्यूमिनियम की बात करें तो वो भी एक अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, और एक बिजनेस जो है हमने ऑलरेडी एल्यूमिनियम के रिगार्डिंग बाय करके रखा हुआ अपने इसमें, एंड इट्स परफॉर्मिंग रियली वेल। पिछले एक महीने में 50% अप है। तो इन दैट केस एल्यूमिनियम भी अच्छा परफॉर्म करे। और अभी जो है ना एल्यूमिनियम का जो डिमांड है वो अक्रॉस द स्पेस बढ़ते जाएगा, बट जो कैपेसिटी, जो सप्लाई है वो रिस्ट्रिक्टेड है। दुनिया में आई थिंक 2-3 बड़े प्लेयर है जो अपना जो कैपेसिटी जो है जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो करते हैं। उसमें से इंडिया में एक बहुत बड़ा प्लेयर है, सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है जो एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में हेल्प करता है, सीपी एंड सीपीसी करके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो बनाता है, विच इज़ यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। तो उसके चलते मुझे लगता है, बिकॉज यू नो द कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज एट मल्टी ईयर लो, डिकेडल लो, you know, aluminum can also do well coming forward in next year or then onwards। मतलब 2026-2027 में एल्यूमिनियम शुड ऑल्सो डू वेल। एंड फिर बाद में जो रैली है वो फिर पर्कुलेट करेगी, मूव ऑन करेगी स्टील में, आयरन में, और इत्यादि जो सारे मेटल्स है उसमें। और मेटल मुझे इसीलिए इंटरेस्टिंग लगता है कि वैल्यूएशन बहुत रीजनेबल है। आप देखोगे ना तो काफ़ी सारी मेटल कंपनी जो है वो ट्रेड कर रही है बुक वैल्यू के नीचे, प्राइस टू सेल्स के समथिंग अराउंड 1/4 या 1/5 पे ट्रेड कर रही है। तो वैल्यूएशन भी रीजनेबल लग रहा है, पी भी देखो तो अर्ली टीन्स में या तो फिर सिंगल डिजिट में, एंड बैलेंस शीट भी बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल है, रीजनेबल है। बैलेंस शीट जो है वो स्ट्रेच नहीं हुई है। पहले के साइकिल में क्या हुआ था कि जो जो बड़ी बड़ी स्टील कंपनीज थी, माइनिंग मेटल कंपनीज थी, उन्होंने क्या किया था 2008-9 के बाद में, टू इम्प्रूव देयर कैपेसिटी, उन्होंने बहुत ज़्यादा डेट लेके रखा था, और डेट के चलते इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन बढ़ गए। फिर जो मेटल साइकिल जो चला था उसके बाद में क्रैश आ गया मेटल साइकिल में, तो सारे मेटल के भाव नीचे चले गए, और ये सारी कंपनीज ने एक्सपांशन वही चलते किया था कि जो रैली है वो ऊपर चलती रहेगी। तो अपर बैंड जो रहता है उस टाइम पे लोगों ने एक्सपांशन करना शुरू किया था, तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी हुआ करती थी इंडिया में, जैसे टाटा स्टील हो गई, भूषण स्टील हो गई, जिसको अभी जाके टाटा स्टील ने एक्वायर किया। भूषण स्टील तो ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी थी। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी हुआ करती थी, ईएसएल हुआ करती थी, है ना, बहुत ऐसी कंपनी हुआ करती थी, इंडिविजुअल सोल प्ले कंपनीज जो मेटल में डील किया करती थी। वो सारी कंपनीज ने बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डेट ले लिया, और फिर डेट रीपे नहीं कर पाया, तो फिर बाद में उनके जो प्लांट्स और वो सब थे वो धीरे धीरे बंद होना शुरू हो गए, या तो फिर ओवर कैपेसिटी की वजह से फिर जो रियलाइजेशन मिलना चाहिए वो मिलना बंद हो गया। तो उसके चलते कंपनीज के बहुत बड़े लॉस हो गए, और फिर लॉस चलते कंपनी अपना डेट जो है वो रिपे कर नहीं पाई। और फिर बड़े बड़े प्लेयर्स आके, जैसे हिंदाल्को हो गया, टाटा स्टील हो गया, जेएसडब्ल्यू हो गया, ये सब बड़े बड़े प्लेयर आके छोटे छोटे प्लेयर को बहुत लाइक रद्दी कचरे के दाम पे अक्वायर करना शुरू किया। तो भूषण स्टील को टाटा ने ले लिया, ईएसएल को आई थिंक वेदांता ने ले लिया, ऐसे बहुत छोटे मोटे प्लेयर्स से जिनको बड़े प्लेयर्स ने आके एक्वायर कर लिया। तो उस टाइम पे जो डेट जो था, जो बैलेंस शीट था वो क्लीन नहीं था, ओवर लेवरेज बैलेंस शीट थी। ये टाइम पे जो डेट है वो कंट्रोल है, मतलब लोगों ने एक्सपांशन किया, डेट भी लिया है, बट 2025 में डेट जो है वो बहुत कंट्रोल्ड है। तो उसके चलते क्या है ना कि एक प्रेशर जो आता है वो नहीं आएगा। इनके समझो यहाँ से मेटल साइकिल उल्टा भी हो गया ना, तो कंपनीज के प्रॉफिट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा। अभी तो मुझे लग रहा है मेटल साइकिल सिर्फ शुरू हो रहा है। तो लुकिंग एट द क्लीनर बैलेंस शीट और अंडर लेवरेज बैलेंस शीट, मुझे लगता है कि मेटल स्पेस बहुत बढ़िया होगा, वैल्यूएशन भी बहुत बढ़िया है। जैसे मैंने बोला, प्राइस टू सेल्स, प्राइस टू बुक, अर्निंग, ये सारे अकाउंट जो मैट्रिक्स होते हैं, फंडामेंटल्स होते हैं, उसके बेसिस पे भी अगर हम देखो तो बहुत रीजनेबल ट्रेड करे मेटल। सो मुझे लगता है कि विद द ग्रोथ वी आर गोइंग टू सी इन इंडिया एंड ऑल, मेटल स्पेस शुड बी डूइंग एक्सेप्शनली वेल। तो मेटल स्पेस आई थिंक 2026 पैसा बहुत बड़ा बनेगा। तो इफ यू फाइंड सम अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे द कंपनी इज ट्रेडिंग एट 1x इट्स बुक वैल्यू और लेसर देन इट्स बुक वैल्यू, सो वो आप जाके वहाँ पे बाय कर सकते हो। बहुत मोटा पैसा बनने की पॉसिबिलिटी है, बिकॉज वैल्यूएशन री रेटिंग विल हैपन विद द मनी मूविंग आउट ऑफ सॉफ्ट मेटल्स टू हार्ड मेटल्स। हार्ड मेटल से बात आती है, याद करते हैं हम तो पोल्यूशन,
हार्ड मेटल से पोल्यूशन भी ज़्यादा होता है, तो दिल्ली की याद आ जाती है। जब पोल्यूशन कोई बोलता है तो दिल्ली याद आता है कि बेचारे सब गैस चैम्बर में फंसे पड़े हैं। और ये प्रॉब्लम जो है ना, वो नया प्रॉब्लम नहीं है कुछ, पिछले 10 15 20 साल से दिल्ली पोल्यूशन का जब भी विंटर आता है, हेडलाइन जो रहती है न्यूज़पेपर की ये होता है कि यार दिल्ली में इतना AQI पहुंच गया, ये कोहरा इतना मचा था, पोल्यूशन इतना था। तो मुझे लगता है कि अभी जो कंपाउंडिंग होता है ना, दैट्स वर्किंग आउट। जो पिछले 10 15 20 साल का जो कंपाउंडिंग वो प्ले कर रहा है, एंड अवेयरनेस हैज बीन इंक्रीजिंग। मतलब आप सोशल मीडिया पे देखते हो तो लोग अवेयर हो रहे हैं, लोग लिख रहे हैं कि भैया पोल्यूशन पे कुछ काम करना चाहिए। और अवेयरनेस इतनी बढ़ गई है एंड इतना इम्पैक्ट होना शुरू हुआ है कि एक कंपनी के जो फाइनेंस प्रेसिडेंट थे, आई थिंक CEO थे या फाइनेंस प्रेसिडेंट थे, लिस्टेड कंपनी एकम ड्रग्स जो है, उन्होंने रिज़ाइन ही कर दिया। और रिज़ाइन किया तो रिज़ाइन किया ही, और रीजनिंग देनी रहती है हर एक जो की मैनेजर पर्सन रहता है। जब रिज़ाइन करता है तो उनको रीजनिंग देना रहता है कि भैया आपने रिज़ाइन क्यों किया है। तो कभी कभी लोग बोलते हैं पर्सनल रीज़न है, कभी कोई बेटर अपॉर्चुनिटी होती है दूसरे कंपनी में स्विच कर दे। तो इनका रीज़न जो देने का था, जो एकम ड्रग्स जो है उनके प्रेसिडेंट फाइनेंस का रीज़न ये था कि भैया दिल्ली का पोल्यूशन जो बहुत बढ़ गया है, एंड आई एम नॉट एबल टू कोप अप विद द पोल्यूशन, एंड दैट इज़ द रीज़न आई एम रिजाइनिंग। मतलब आप सोच सकते हो, इतनी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी, लिस्टेड कंपनी है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,000 करोड़ का है, नियरली $1 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन लिस्टेड कंपनी के, अगर की मैनेजर पर्सन छोड़ रहे, रिजाइन कर रहे और बोल रहे हैं कि दिल्ली में पोल्यूशन है, तो दिस इज़ अ वेरी सीरियस इशू नाउ, एंड सरकार को इसके ऊपर सोचना चाहिए। सरकार तो चलो सोचे ना सोचे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। आई थिंक जो मिनिस्ट्री है वो सोचते रहेगी इसके ऊपर। बट इससे अपने को एक दूसरी अपॉर्चुनिटी ओपन अप होते दिख रही है, वो की है कि एयर प्योरीफायर स्पेस। सो एयर प्योरीफाइंग कंपनी आप देख लो जाके, जो बनाता रहेगा, जो रॉ मेटेरियल प्रोड्यूस करता रहेगा, इसका एंसिलरी कंपनीज होती है जो एयर प्योरीफायर बनाती है, कंपोनेंट्स सप्लाई करती है, बनाती है और बेचती है, तो उस पर फोकस करो, वहाँ पे भी एक मोटा पैसा बन सकता है। एंड वी आर ऑल्सो रिसर्चिंग इनटू वन ऑफ द लार्जेस्ट एयर प्योरीफायर कंपनी, अभी नाम बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता ही चल गया होगा, जो कि पानी के एक्वा जो पानी होता है वो थोड़ा सा प्यूरीफाई करते हैं उसका, तो उसमें भी मार्केट लीडर है। तो वी आर लुकिंग इनटू दैट बिजनेस ऑल्सो। वी आर नॉट श्योर कि उसको हम पब्लिश करेंगे कि नहीं, बट यहाँ पे भी एक मोटा अपॉर्चुनिटी बन सकता है, क्योंकि अक्रॉस दी इंडिया अगर हम देखने जाए, पोल्यूशन जो बढ़ते जा रहा है, सिटी जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन बढ़ गया है। फिर स्पेसिफिकली नॉर्थ साइड में जो अपना जो धान रहता है, जो खेती होती है, फसल होती है, उसमें जो धान बचा रहता है, जो लेफ्ट ओवर बचा रहता है, उसको जो जलाते हैं, उससे भी बहुत पोल्यूशन हो रहा है। एंड बिकॉज ऑफ द वेदर ऑल्सो, विंटर में जो पोल्यूशन रहता है वो हवा में चिपक जाता है। और गर्मियों में क्या है, थोड़ा सा पोल्यूशन जलता है धूप की किरणों से, वेदर टेम्परेचर भी ज़्यादा रहता है तो वो टिक नहीं पाता हवा में। और बारिश में तो क्या है, जैसे ही प्रदूषण कुछ ऊपर रह के हवा में है, वो बारिश के साथ में नीचे आ जाता है, तो इट बिकम्स क्लीनर। बट इन विंटर क्या होता है कि धूप भी उतनी स्ट्रांग होती नहीं, वेदर भी थोड़ा ठंडा होता है, तो पोल्यूशन जो है वो एनवायरनमेंट में जाके चिपक जाता है, उसको कोई रिलीज होने का मैकेनिज्म नहीं मिलता, और फिर वो वहीं के वहीं पे बना रहता है। तो उसके चलते क्या हो रहा है कि अक्रॉस इंडिया AQI हैज बीन इंक्रीजिंग, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो होता है वो डिटोरिएट हो रहा है। आइडियली इट शुड बी लेस देन 50, मतलब 50 के नीचे तो बहुत अच्छा एयर क्वालिटी होता है, विच यू कैन सी अक्रॉस द यूरोप। मतलब आप अगर स्विट्जरलैंड जाते हो, स्विट्जरलैंड में तो AQI 10 के नीचे ही मिलेगा आपको। एंड कनाडा में भी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली है, वो बोलते हैं कि उनका AQI भी अक्रॉस द ईयर 20-25 के नीचे ही चले रहता है। बट इंडिया में 20-25 तो हार्डली कुछ दिखता है। मुंबई में आई थिंक बारिश के टाइम पे कुछ 40 एक अपने AQI रहता है, फिर बाद में तो अक्रॉस द ईयर वो 100-150 के ऊपर ही रहता है। एंड दिल्ली ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, मतलब AQI का मीटर ही टूट गया है, जो हाईएस्ट रहता है 1000 का जो रहता है वो रेशियो ही तोड़ दिया। मतलब एक दिखता है कि थर्मोमीटर पे 100 इज द हाईएस्ट, उससे ज़्यादा फिर 105 110 के ऊपर भी थर्मोमीटर में भी कोई रीडिंग नहीं होता। वैसे AQI भी होता है, जो AQI रीडिंग मशीन होती है उसमें भी हाईएस्ट मैट्रिक्स 1000 होता है, उसके ऊपर रिकॉर्डिंग आती ही नहीं है। तो वो मीटर ही टूट गया। मतलब सब लोग जो टेस्ट कर रहे हैं AQI दिल्ली में, वहाँ पे तो 1000 के ऊपर ही रीडिंग्स आ रही है। सो आई थिंक दिस इज द वर्स्ट टाइम, स्पेसिफिकली पीपल हु आर लिविंग इन सिटीज एंड स्पेसिफिकली हु आर लिविंग इन NCR दिल्ली जो रीजन है वहाँ पे, क्योंकि जो पोल्यूशन है ना वहाँ पे काफ़ी बढ़ते जा रहा है। और उसके चलते क्या हो रहा है कि बहुत पोल्यूशन बढ़ रहा है, नेगेटिविटी बढ़ रही है वहाँ पे, एंड पीपल आर लिविंग दिल्ली बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ पोल्यूशन, एंड दे आर राइट इन देयर ओन वे। मैं तो स्पेसिफिकली प्रीफर ना करो भी दिल्ली ट्रैवल करने का, स्पेसिफिकली फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 2 to 3 months, क्योंकि इतना पोल्यूशन, इट्स इक्विवेलेंट टू स्मोकिंग 20 cigarettes a day। पीपल हु आर लिविंग इन दिल्ली, अगर वो नेचुरल एयर भी ब्रीथ करे तो इट्स इक्विवेलेंट टू स्मोकिंग 15-20 cigarettes a day। मतलब लाइक चेन स्मोकिंग हो गया, एंड देन पीपल आर सेइंग कि कैंसर की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, लंग कैंसर एंड ऑल। सो इट्स बेटर कि ये सब चीज़ के ऊपर हम वर्कआउट करें। और अगर आप स्टॉक मार्केट में हो तो आपको अपॉर्चुनिटीज ऐसे ही बनती है। आई एम नॉट सेइंग कि किसी के हेल्थ के ऊपर आप पैसा बनाओ, बट एक क्लीन अपॉर्चुनिटी मिलती है कि देखो अभी लोग
एयर प्योरीफायर खरीदेंगे, हवा सबको शुद्ध चाहिए, तो एयर प्योरीफाइंग कंपनीज जो है दे वुड बी इन डिमांड गोइंग फॉरवर्ड। देन सरकार अपने हिसाब से काम करती रहेगी। सरकार से बात आती थी कि शिप बिल्डिंग जो एक अपना है उसमें गवर्नमेंट ने इंसेंटिव लाया हुआ है। आई थिंक 42,000 करोड़ का एक पैकेज रिसेंटली अनाउंस किया है गवर्नमेंट ने, कल की बात है आई थिंक। तो वहाँ पे शिप बिल्डिंग कंपनीज जो है वो बहुत अच्छे से डिमांड में रहेगी। उसमें भी अब नाम देख लेते हैं, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, तो कोचिन शिपयार्ड, मस्गाव डॉक, ये शिप बिल्डिंग कंपनीज होती है। फिर अपना एस सी आई में एक डिस्क्लोजर है कि आई हैव पोस्टेड इट एंड हैव सम क्वांटिटीज़, तो वहाँ पे थोड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट है। तो एस सी आई एंड ऑल दिस कंपनीज शुड बी डूइंग वेल, क्योंकि डायरेक्ट 42,000 करोड़ का प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जो है गवर्नमेंट देने वाली है। एंड इससे चलते क्या है ना, अपने को एक और चीज़ दिखती है कि पोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो है वो बढ़ने वाली है। सो पोर्ट रिलेटेड बिजनेस पे आप फोकस कर सकते हो अगले 5-10 साल में। यहाँ पे भी बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएशन होगा। एंड जो कंपनी जो है वो कंटेनर, जो बोलते हैं फ्रेट कंटेनर होते हैं, वो सब जो बिजनेस में है वो सारे भी बेनिफिशियल हो गए। और जो एक्सपोर्ट बिजनेस में है, जो कंपनी जो कंटेनर शिप प्रोवाइड करते हैं और अपना जो कंटेनर प्रोड्यूस करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, वो सारी कंपनीज भी ध्यान में रहेगी। तो ये सारी कंपनीज को भी बेनिफिट होगा। अगर 42,000 करोड़ गवर्नमेंट ये सारे बिजनेस को देगा ग्रो करने के लिए, तो गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा फायदा भी दिखा होगा अपना, कि 2-5 लाख करोड़ का फायदा होगा ये पूरे जो शिपिंग सेगमेंट है उसको। तब जाके गवर्नमेंट ने 40,000 करोड़ का ये सारे बिजनेसेस को इंसेंटिव दिया। सो ये एक स्पेस हो सकता है, बिकॉज इंडिया इकोनॉमी इज ऑल्सो ग्रोइंग। अभी हम कितने $4 ट्रिलियन पे अपना जीडीपी है, फिर वो ग्रो करके जाएगा कुछ $30 ट्रिलियन पे अगले 20-22 साल में, बाय 2047। तो इंडिया को ग्रो करना है तो उसका ट्रेड भी इंप्रूव करना चाहिए। तो ट्रेड भी इंप्रूव होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। सो पोर्ट रिलेटेड बिजनेसेस जो है वो वहाँ पे अपने को बहुत अच्छा बेनिफिट दिखने मिल सकता है। अगर आप 4 ट्रिलियन से 30 ट्रिलियन पर जाते हो, मोटा माटी 8x का अपना जो है वो ग्रोथ दिख रहा है इकोनॉमी में। तो ये सारा ग्रोथ जो परकोलेट वो धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट होगा। और पोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला जो बिजनेस है वो रिलेटेड आप बिजनेसेस पे स्टडी कर सकते हो। शिप मैन्युफैक्चरिंग हो गया, फिर कंटेनर वाला हो गया, फिर कंटेनर शिप जो होती है उस पर हो गया। एंड काफ़ी ऐसे बिजनेस ऐसा है जो 4-5 पी पे ट्रेड कर रहे हैं, 1x ऑफ इट्स बुक वैल्यू ट्रेड कर रहे हैं, विच वी आर होल्डिंग इन अ पोर्टफोलियो just for the sake of simplicity and regulatory simplicity. I won't name this business, you can dig into this business. वो आज भी 1 के बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं, पी भी 5-7 पे ट्रेड कर रहा है, डिविडेंड यील्ड भी 2-3% का है। तो और क्या चाहिए आपको, डिमांड जो टेलविंड्स है बहुत बढ़िया है। तो ये तीन अपने को देखना है। तो 3 बड़े सेगमेंट्स है जहाँ पे अपने को दिखा कि पैसा बन सकता है, मोटा पैसा बन सकता है। एक तो अपना मेटल्स हो गया, दूसरा हो गया एयर प्योरीफाइंग कंपनीज, और तीसरा हो गया शिप और शिप रिलेटेड बिजनेसेस। तो आज के लिए यही रखते हैं। बाकी सब्सक्राइब कर लो, कुछ आपके सवाल हो गए तो कमेंट कर लो। सो नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स आई टेक योर क्वेरीज ऑल्सो। तो कमेंट कर लो आपका कोई भी क्वेश्चन है वो, एंड मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो। और मिलते हैं अगले टाइम में। हैव अ गुड टाइम।